हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मज़े में होंगे सब लोग। अब बेसिकली हमारा ये पॉलिटी का पहला लेक्चर होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ प्लान होंगे, उनको हम स आपको बता देते हैं कि आपको क्या-क्या इस चैनल पर मिलने वाला है अभी फ़िलहाल, ठीक है? अगर आपको लगे कि इस प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ ऐड करना है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ, ठीक है? तो हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाके आपको बता देंगे, ठीक है? तो फर्स्टली हमारा जो प्लान 1 है, तो प्लान 1 में मतलब हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे यहाँ पर पॉलिटी का। इसका पॉलिटी का लेक्चर, सेकंड जो होगा हमारा इकोनॉमी के लेक्चर्स होंगे, ठीक है? इकोनॉमी के लेक्चर्स होंगे, ठीक है? अब पॉलिटी में हमारे लगभग 20 से 22 के आसपास लेक्चर होंगे और इतने ही लगभग इकोनॉमी के लेक्चर भी होंगे, 15 से लेकर 18 के आसपास लेक्चर होंगे, ठीक है? अब ये दोनों सब्जेक्ट मैंने क्यों चूज़ किए हुए हैं, तो बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े-से टफ़ होते हैं, इसलिए मैंने इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझाने के लिए इनको चूज़ किया हुआ है। अब बात आती है कि बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? तो बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का हम वन शॉट अपलोड करेंगे, ठीक है? हिस्ट्री के वन शॉट अपलोड होगा। इसके अलावा साइंस का वन सेट ही अपलोड होगा और अगर मान लीजिए आपको कुछ और जो साइंस में जैसे जो सब्जेक्ट हैं आपके बायोलॉजी बायोलॉजी, इसके अलावा फिज़िक्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, इसका केमिस्ट्री का, इनका आपका जो सारा वन शॉट लेक्चर होंगे अपलोड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, ठीक है? और हिस्ट्री में जो 3 सब्जेक्ट हो गए, उनका भी वन शॉट लेक्चर ही अपलोड हो गए। वन बाय वन करके जल्दी-जल्दी कर देंगे अपलोड, तो आपको टाइम नहीं लगेगा कि हमें 1 वीक का वेट करना पड़े या कुछ दिनों का वेट करना पड़े। तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द ये सारे अपलोड हो जाएँगे, ठीक है? अब इकोनॉमी और पॉलिटी के आपको विस्तार से सारे के सारे लेक्चर मिलेंगे, वन बाय वन करके। अगर आप कहेंगे तो इनका भी वन शॉट बना दूँगा या एक काम करेंगे जो ये लेक्चर हैं, इन्हीं का एक कंपाइलेशन डाल देंगे आपको। 10-12 घंटे का हो सकता है, थोड़ी से ज़्यादा भी आवर्स का हो सकता है। जो भी उसमें जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें बीच-बीच में जो एडवर्टाइज़मेंट होगी या कुछ भी होगा, उसको मैं काट दूँगा और जो कुछ भी होगा, तो बढ़िया से एडिट करके अपलोड कर देंगे कंपाइलेशन। तो आप एक साथ में पूरा देख सकते हैं, ठीक है? पॉलिटी और इकोनॉमी का। अब आपको देखो इसमें अभी आपको ना कोई टेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो मेरे पास अभी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सारा का सारा सिर्फ़ जो लेक्चर है, वो अभी यूट्यूब पर ही हो रहा है, ठीक है? अब इन लेक्चर्स का जो भी आपको मान लीजिए अल्टरनेट डे पे करेंगे। हाँ, एक और भी आपको अनाउंसमेंट बता दूँ कि जो पॉलिटी और इकोनॉमी के लेक्चर हैं, ये अल्टरनेट डे पे अपलोड होंगे, मतलब 1 तारीख को अपलोड होगा तो 2 तारीख को नहीं होगा, ठीक है? फिर 3 तारीख को अपलोड होगा, तो 4 तारीख को नहीं होगा। अब इन डेज़ पे आपको करना क्या है? तो ये आप स्ट्रैटेजी में शामिल कर सकते हैं कि मान लीजिए पॉलिटी का आपने एक लेक्चर देखा, लाइक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो आप 2 तारीख को जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं पे डाउट आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है? और हो सकता है कि मैं बीच में कोई लाइव सेशन ले लूँगा और आपके जितने सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगा। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करने का मतलब तात्पर्य ये है मतलब यही है कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। जो भी लोग हैं, वो लोग ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है? और जितने कमेंट्स आ रहे हैं इसका मतलब मैं जान पा रहा हूँ, डाउट्स आ रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है। अगर बाय चांस कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल आपको दे दूँगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो आप ईमेल कर दीजिए, बाकी कमेंट सेक्शन तो मतलब चालू है ही। तो आप वहाँ पे बता दीजिए, तो ईमेल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना? इतना ही है अभी ये प्लान है। बाकी जैसे इन फ्यूचर में मान लीजिए हमारा जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा, हो सकता है कि मैं जल्द ही वेबसाइट लॉन्च करूँ। अभी वेबसाइट बनाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़नी है और बहुत सारा टाइम लगता है उन सारी चीज़ों में। तो वेबसाइट बना लूँगा तो आपको वहाँ पर जीके के सारे टेस्ट मिल जाएँगे, प्रीवियस पीवाईक्यू मिल जाएँगे। बाकी यार टेक्स्ट बुक तो है ही, ठीक है? आपको वही डेटा तो मिलेगा हमारी वेबसाइट पे भी और कहाँ पे भी। तो कुल मिला के जो भी सारा डेटा है, वो आपको मतलब टेस्ट हैं जितने भी हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक से लगा लेने हैं सारे के सारे पीवाईक्यू और जहाँ से भी मिले आपको जिस भी टीचर से पढ़ने को मिले, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से एमसीक्यू लगा सकते हैं। फर्स्टली एक बार लेक्चर कंप्लीट करना है आपको और लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करना है।
आफ्टर दैट सारी प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? इतना ही इसमें प्लान में हमारा था, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और हाँ, कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको, यूट्यूब को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वन शॉट वीडियोज़ आपको मिलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पूरा का पूरा बैच मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका जो पीडीएफ है, मतलब जो ये ऑनलाइन अभी जो चल रहा है, इसका जो पीपीटी का पीडीएफ है, वो आपको हम टेलीग्राम पर ही शेयर कर देंगे, ठीक है? और बाकी चैनल का नाम आपको पता ही है, प्राइम एसएससी है। यूट्यूब चैनल का भी नाम है प्राइम जीके एसएससी शायद तक, टेलीग्राम का भी है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है? मतलब व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ना कुछ परिभाषा तो होती होगी, उसके बारे में आपको तो जानना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक, मतलब एक प्रकार का सेट है, मान लीजिए एक बुक है ना? जहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे आर्टिकल्स, पार्ट्स सब कुछ मिलेगा। जो एक मतलब टोकरी टाइप की है, सारे फंडामेंटल्स जो हैं, फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो प्रिंसिपल और लॉ, बहुत सारे लॉज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, इन सब की एक टोकरी में मतलब बंधा हुआ है। एक सेट है ये, क्या है? एक सेट है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लॉ, रूल्स इन सब का एक सेट है, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफाइन करने वक़्त मतलब सिंपल कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो गवर्नमेंट है, उसको कैसे यह गवर्न होगी, कंट्री कैसे चलेगी, है ना? किन नियमों के आधार पे चलेगी? यह एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है हमें। कि मान लीजिए एक रास्ता है ना? और इस रास्ते में हो सकता है कई ऐसे भी हों, कुछ रास्ते ऐसे भी हों, है ना? यहाँ से भी गए हैं। तो इन रास्तों में चलने का नियम होगा ना, कुछ कानून। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ऐसे कोई होगा तो यहाँ पर तो जाम लग जाएगा, है ना? यानी कि अहिंसा फैल सकती है, ग्रुपबाज़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या होगा? एक नियम होगा, ट्रैफ़िक नियम होगा, संचालन होगा, है ना? तो उन ट्रैफ़िक नियमों को बताएगा कौन? भाई कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक नियम कानून होता है, कि आपको ऐसे चलना है भाई, है ना? जब आप इधर से जाएँगे, लाल बत्ती जलेगी, ग्रीन बत्ती जलेगी, येलो बत्ती जलेगी, तो ये सब कुछ कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली होता क्या-क्या है? सबसे पहले ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या-क्या है। तो बेसिकली यह है, एक लॉ की जो है सुप्रीमेसी बताता है। लॉ कितना सुपरवाइज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी लाइक हमारे प्रधानमंत्री का ही शासन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री का शासन नहीं है यहाँ पे, लॉ का शासन है। किसका? लॉ का शासन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन पे काम करते हैं। है ना? जो पीएम ही गवर्न होते हैं, या पीएम का जो पद है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसे। तो यहाँ पर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। तो आप यहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, तो ये है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है? ऐसे ही आप सेकंड पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को डिफाइन करने का, या गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर है, उसको डिफाइन करता है। कैसे गवर्नमेंट्स में क्या-क्या होगा, कौन-कौन से पद होंगे, इन सबको डिफाइन करता है कौन? तो डिफाइन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। थर्ड जो पॉइंट होगा, वो होगा राइट्स एंड ड्यूटीज़। सारे जो राइट्स हैं, यानी अधिकार हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सब इसमें हमें लिखे हुए मिलेंगी। अधिकार, कर्तव्य, इन सब का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि जो राइट्स हैं, वो 12 से 35 के बीच में है ना? 12-13 में कुछ और है, जैसे स्टेट्स है, ठीक है? 13 में विधि हैं, इन सबको डिफाइन कर किया गया है। 35 इन सब के बारे में हम आगे में डिटेल से बात करेंगे। इसी प्रकार से ड्यूटीज़ हैं, है ना? जो 51 ए में हैं, तो इनको बारे में हम अलग से पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है? इसी प्रकार से फोर्थ आता है जो, वो है डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर। अब शक्तियों का पृथक्करण, यानी डिवीज़न ऑफ पावर होता क्या है? अब आपको ये पता ही होगा, जैसे हमारे यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, तीनों हैं। अब तीनों के साथ जो है कर्तव्य अलग-अलग से डिफ़ाइन किए गए हैं। जो शक्तियाँ हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है। विधायिका होगी जो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कानून बनाएगी। कार्यपालिका होगी जो उनको लागू करेगी। न्यायपालिका होगी उनकी वैधता को ठहराएगी कि ये सही बनाए गए हैं, संविधान के अनुसार बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं।
तो उनको उनके पावर्स को डिवाइड किया गया है कि भाई न्यायपालिका वो न्याय का काम करेगी, सिर्फ़ न्याय देगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्यपालिका का ही शासन के वो मनमानी करे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी अपनी-अपनी पावर्स को डिफाइन किया गया है, एक सीमा है, उसका संतुलन साधा गया है, तो वो डिवीज़न ऑफ पावर है बेसिकली, है ना? मतलब पावर्स का डिवीज़न किया डिवाइड किया गया है, अलग-अलग सब पार्ट्स में बाँटा गया है। 5th नंबर पे अगर देखा जाए, तो अमेंडमेंट की प्रोसेस भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे मतलब जो भी नियम कानून बन गए हैं, ठीक है? तो उनको ना कोई उनमें संशोधन हो सकता है, ना उनको बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने तो एक लकीर खींच दी है, अब इसको ना कोई टेढ़ा कर सकता है, ना हिला सकता है, ना बाँट सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो एक ऐसी है कि भाई इसमें हम सुधार कर सकते हैं, कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो गई है तो हम उसको सुधार करने के चांसेस हैं। तो अमेंडमेंट की एक प्रोसेस बताई गई है यहाँ पे, है ना? ये कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, वहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, सब कुछ बताया गया है। एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन वही है, ठीक है? जो हमारे गवर्नमेंट को गवर्न कर रहा है, यानी कि हमारे शासन को चला रहा है, सत्ता को चला रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है? अब हम जानते हैं कि अब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी तो जानना होगा कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जो सामान्यतः देखे जाते हैं, है ना? एक तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, है ना? जिस प्रकार से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, तो आप भी नोट डाउन करते जाएँ, तो बेहतर होगा कि आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाएँगे, है ना? क्योंकि ये हो सकता है कि हम अभी आपको कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। या तो आप रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं इसको कि आपका रिवीजन हो जाए। सेकंड, आप इसको नोट्स कर सकते हैं, अपने नोट में शामिल कर सकते हैं कि हमारे नोट्स बन जाएँ इसको, ठीक है? सेकंड आता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है? अब ये तो आपको समझ में ही आया होगा, जो सब कुछ लिखित है, जो एक डॉक्यूमेंटेड है। अब आपने अगर भारत के संविधान की कॉपी देखी होगी, तो उस कॉपी में सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक-एक अनुच्छेद में डिवाइडेड है सारी चीज़ें। भाग पहले पार्ट्स बने हुए, फिर उसमें अनुच्छेद हैं। तो उनके बारे में बताया गया है सब कुछ सब अनुच्छेद भी हैं और एक-एक चीज़ लिखी हुई है। तो जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक लिखित संविधान होगा, डॉक्यूमेंटेड इन ए सिंगल टेक्स्ट, है ना? डॉक्यूमेंटेड ए सिंगल टेक्स्ट। उसी प्रकार से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं है, जस्ट एक मतलब बताया गया है कि कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से कि जो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने कस्टम्स मतलब परंपराओं पे, ट्रेडिशन पे, है ना? जो रीति-रिवाज चले आ रहे हैं, उन पे बेस्ड है ना? जो वहाँ पे कुछ लीगल प्रोसेस हैं, तो उन सब के बेस्ड है वो, और कुछ भी नहीं है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें लगता है कि कुछ भी लिखा नहीं है, लिखा तो सब कुछ है, बट एक सिंगल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग परंपराएँ हैं जो निभाई जा रही हैं, उनको लगातार चलाया जा रहा है, उनमें कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए उसमें ये बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है वो। अगर मान लो हमें लग रहा है कि ये आधुनिक समय से बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परंपरा हो गई है, तो हम उसको बदल देंगे। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का है। कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बेसिकली अनरिटन है। ठीक है? इसके बारे में इतना ही है। और हाँ, एक और शब्द आता है, कई बार आपने सुना होगा, जिसके बारे में सामान्यतः आप किसी को पता नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म का एक वर्ड आता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म, ठीक है? तो ये होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म? ये इतना वर्ड आता है, तो इस वर्ड के बारे में होता क्या है? संविधानवाद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संविधानवाद। तो संविधानवाद, इसको कई बार हो सकता है कि ये किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि संविधानवाद, इनमें से संविधानवाद क्या-क्या है? तो अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बताता क्या है, तो एक लॉ बताता है कि लॉ क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वही है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ संविधान के बेस्ड हो। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि चाहे वो संसद हो, संसद भी कुछ नहीं है उसके सामने, है ना? चाहे वहाँ की सरकार हो, संविधान के आगे कुछ नहीं है। जो भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वो सभी को संविधान से प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान, यानी कि संसद संविधान को शक्तियाँ प्रोवाइड दे रही है ना? संविधान संसद को शक्तियाँ दे रही है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो हम में, ठीक है? आप इसमें सुधार कर सकते हो, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संविधान दे रहा है शक्तियाँ, है ना? ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री संविधान को शक्तियाँ दे रहे हैं, संविधान प्रधानमंत्री को शक्तियाँ दे रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ड को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, संविधान है जो प्रधानमंत्री को शक्तियाँ दे रहा है, ठीक है? प्रधानमंत्री से शक्तियाँ नहीं मिल रही हैं, यानी कि पीएमओ ऑफ़िस से नहीं मिल रही हैं संविधान को शक्तियाँ। शक्तियाँ क्या पीएमओ ऑफ़िस को मिल रही हैं, कहाँ से?
संविधान से मिल रही हैं। ठीक है? इसी प्रकार से न्यायालय को जो न्याय करने का अधिकार मिला हुआ है, वो कहाँ से मिला हुआ है? संविधान से मिला हुआ है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो संविधानवाद वह है, जो गवर्नमेंट की पावर्स को खुद बताता है वो, है ना? गवर्नमेंट्स की पावर को खुद ही बता रहा है। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ। मैं यही कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा था कि रूल ऑफ लॉ। अब इसके बारे में हम रूल ऑफ लॉ के बारे में थोड़ी-सा आगे भी पढ़ेंगे हम। जब हम अनुच्छेद 14 को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली वही है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनिज़्म है वही रूल ऑफ लॉ है, ठीक है? अब यही जो संविधानवाद होता है, ये क्या होता है कि गवर्नमेंट को असीमित शक्तियाँ नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जो शक्तियाँ हैं गवर्नमेंट की, उसको लिमिटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? लिमिटेट कर रहा है, सीमित कर रहा है कि इससे ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हो सकती हैं। तो लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। इसी प्रकार से एक थर्ड पॉइंट आता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स करते क्या हैं? अभी हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स की शक्तियों को कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टेट की शक्तियों को कम कर रहे हैं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? नकारात्मक हैं। नकारात्मक क्यों हैं? क्योंकि स्टेट्स की पावर को कम कर रहे हैं, ठीक है? वहीं नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल डीपीएसपी हैं, वो क्या कर रहे हैं? स्टेट्स की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो सकारात्मक पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए फंडामेंटल राइट्स क्या है? नकारात्मक हैं। तो एक बेसिकली कर क्या रहे हैं? गवर्नमेंट्स की पावर को कम कर रहे हैं, स्टेट्स की पावर को कम कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे हैं? रूल ऑफ लॉ को ला रहे हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 14 जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको पता ही चलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स में ही आ गया ना आपका रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। तो वो कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 14 से मिलता है हमें। इसी प्रकार से एक आता है चेक एंड बैलेंस, शक्ति का संतुलन, शक्ति एवं संतुलन। चेक्स एंड बैलेंस भी आप यहीं से बनता है ना, वो चेक्स और बैलेंस। जब कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा सबकी पावर्स को कि हाँ, इसकी पावर्स इतनी है, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा? शक्ति का संतुलन आएगा सब लोगों में, ठीक है? इसी प्रकार से एक और आता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अब जो लोकतांत्रिक प्रिंसिपल है, संवैधानिक जो सिद्धांत हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, इन सब का कहाँ से निकल के आएगा? ये सब कुछ संविधानवाद से निकल के आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ निकल के आएगा। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी बेसिकली। क्या-क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। 3 चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा बेसिकली टॉपिक का नाम था। तो सबसे फर्स्ट बात आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अर्ली ड्राफ्ट कब तैयार होता है? कब बात होती है कि एक अर्ली ड्राफ्ट बनता है? तो जैसे आपने पढ़ा होगा 1928 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। इसकी अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब ये रिपोर्ट्स आई क्यों थी? तो आपने पढ़ा होगा साइमन कमीशन के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारा कुछ इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल में बता देंगे आपको, और देन हम आपको वहाँ पर इंटरलिंक भी कर देंगे। तो जो मोतीलाल नेहरू हैं, तो हाँ, साइमन कमीशन जब आया तो साइमन को वो एक किनारे लगे गए। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कोई ऐसी वो है कि आप सारे के सारे जुड़ के एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं? तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है? जहाँ पर एक अर्ली ड्राफ्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ शामिल करेंगे, है ना? अब जब अर्ली ड्राफ्ट हो जाता है तो उसके बाद आती है बात कि क्या कोई डिमांड धीरे-धीरे स्टार्ट होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमको बनानी है, जिससे हमने जो ये ड्राफ्ट पेश किया है, ऐसा हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, है ना? हमें एक असेंबली की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम लोगों से डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे, आदान-प्रदान, तब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएँगे। तो इसकी कुछ डिमांड्स होती हैं, तो अर्ली डिमांड होती है, तब सबसे पहले जो होती है वो 1934 में, इसके द्वारा एम.एन. राय। एम.एन. रॉय कौन थे? एक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो इन्होंने द्वारा डिमांड की गई थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी चाहिए, ठीक है? फिर हमारी जो सेकंड जो होती है 1935 में कांग्रेस ने डिमांड रखी, कांग्रेस ने डिमांड रखी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए है। बट ये एक्सेप्ट नहीं हुई उस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है ना? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है
तो कांग्रेस सामने क्या होता है कि अरे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम्स खड़ी होती है कि इंडिया को वो शामिल करना चाहते हैं बट इंडिया वाले शामिल नहीं हो रहे हैं, है ना? तो उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ ऑफर दे रहे हैं, आप अगर इन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, तो हम आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बनाने में मतलब हेल्प करेंगे, है ना? तो उन्होंने कुछ ऑफर दिए। तो 1940 में सबसे पहले दिया अगस्त ऑफर। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो वो पढ़ेंगे हम कहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया किसने, मुस्लिम लीग ने। आफ्टर डेट क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया, इसको भी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया 1942 में। ठीक है, इसको जब रिजेक्ट कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो सारे के सारे जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, वेवेल जो गवर्नर आए, है ना, तो उन्होंने बोला कि हम आपको छोड़ रहे हैं और एक शिमला सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। तो वेवेल प्लान आया, उन्होंने 1945 में दिया, बाद में भी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर एक अल्टीमेट ऑफर दिया, जिसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं। क्या? कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन से क्या हुआ, इसमें 3 मेंबर्स आते हैं। एक आते हैं पैथिक लॉरेंस। सेकेंड नंबर आते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। और थर्ड आते हैं एवी अलेक्जेंडर। कौन? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। तो एक कैबिनेट मिशन आता कब है, आपको सन याद रखना है और साथ में मंथ भी। कई बार ऐसा हो सकता है कि मई 1946 लिख के आ जाए, फिर जून 1946, तो आप इस डेट मंथ में कंफ्यूज हो सकते हैं। और डेट भी अगर याद सकते हैं तो 16 मई 1946 डेट है। ठीक है, बट क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि कैबिनेट मिशन ने कि और मुस्लिम लीग ने कि हमको 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहिए हैं, अलग-अलग चाहिए हैं, ठीक है? बट इसने क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? और फिर उन्होंने बोला कि आपको एक संविधान सभा बनाना है, ठीक है? तो बट धीरे-धीरे क्या हुआ, मुस्लिम लीग भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग ने बोला ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी इस माँग को। और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तैयार हो गई। अब जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तैयार हो गई, तो उसका कुछ कंपोजिशन था, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे हुआ। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, नवंबर 1946 में इसको बना के तैयार कर दिया गया। जब नवंबर 1946 में तैयार हो गई, यानी गठन हो गया इसका, तो अब इसमें क्या हुआ, टोटल सीट्स थी। टोटल सीट जो थी, अब ये फैक्ट है, तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं कि सबसे पहले कितनी सीट्स थी, तो 389 थी। अब 389 सीट्स में अगर 2 पार्ट से बाँट दें हम इसको, तो देखो 296 सीट्स जो थी, वो थी ब्रिटिश इंडिया की। ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, यानी कि उनका शासन था, ठीक है? और 93 थी जो, वो थी प्रिंसली स्टेट की। अब प्रिंसली स्टेट कौन है? वो स्टेट जिन्होंने जो मतलब नॉर्मली तौर पे टैक्स देते थे किसको? ब्रिटिशर्स को। और सत्ता मानते थे कि जो महारानी है उन्हीं की सत्ता है, ठीक है? जो ब्रिटिश महारानी है उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं के अधीन हम काम कर रहे हैं और हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनको प्रिंसली स्टेट बोला गया था, ठीक है? और 296 जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट्स थे, यहाँ पे कई जगह, कुछ जगह पे गवर्नर का शासन था, गवर्नर का शासन था, और कुछ जगह पर चीफ कमिश्नर प्रोविंस का शासन था। किसका? चीफ कमिश्नर प्रोविंस का। आप इसको लिख सकते हैं, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर प्रोविंस का शासन था। इसका प्रोविंस, इस इसका शासन था। और ऐसे जहाँ स्टेट थे वो थे 292, जहाँ पे गवर्नर का और जो कमिश्नर प्रोविंस था, ऐसे 4 स्टेट थे, ठीक है? तो टोटल 296 थे, ठीक है? अब यहाँ पे जो कुछ सीट जो एलोकेटेड की गई थी, वो कैसे एलोकेटेड की गई थी, कि ये सीट्स कैसे अलग-अलग पार्ट से बाँटी गई? तो इनका जो आधार था वो था क्या? पॉपुलेशन। क्या आधार था? पॉपुलेशन ही इसका आधार था। पॉपुलेशन के आधार पर एलोकेट की गई थी। और जैसे 1 सीट
1 सीट, कितने लोग? 1 मिलियन। 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने का होता है? कमेंट में बताएं, कमेंट में बताना, कमेंट में, मैं बोलूंगा नहीं। तो 1 सीट 1 मिलियन लोग, ठीक है। अब जो ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट एलोकेटेड की गई थी, इसको अलग अलग कम्युनिटीज में बांटा गया था। कुछ जैसे 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज हैं, उन्हें बांटा गया था, जैसे मुस्लिम, सिख एवं जर्नल। अब जर्नल्स कौन है? जो एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख के अलावा जो हैं, उनको जर्नल बोला गया था। तो 3 कम्युनिटी में इनको बेसिकली बांटा गया था, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेथड ऑफ इलेक्शन था, तो ये था क्या? तो यहाँ पर उनका ट्राई था कि जो प्रत्येक कम्युनिटी है उसका बराबर से रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा नहीं हो कि किसी का कम रिप्रेजेंटेशन हो, किसी का ज़्यादा हो, सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, इसलिए उनका इलेक्शन करना उसमें ज़रूरी था। तो अब यहाँ पे जो मेथड ऑफ इलेक्शन था, तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, है ना, वहाँ से प्रत्येक मेंबर को इलेक्ट किया गया, प्रत्येक कम्युनिटी से, मतलब हर एक कम्युनिटी से मेंबर्स को लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो मतदान की जो प्रक्रिया थी, जो वोटिंग थी, जो वोटिंग का तरीका था, तो वोटिंग का जो सिंपल तरीका था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, अनुपातिक अनुपातिक तरीके से मतदान किया जाएगा, ठीक है। और एकल सक्रिय मत के माध्यम से, ठीक है। तो मेथड जो था, अब इसको अभी समझना नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे कहाँ पर, जब राष्ट्रपति की प्रक्रिया समझेंगे ना, चुनाव की प्रक्रिया, तो वहाँ पर एकल संगुणीय मत के माध्यम से जो है अनुपातिक तरीके से, वहाँ पर हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे थोड़ी सा। तो मेथड ऑफ जो इलेक्शन का मेथड था, तो उसको आप लिख लीजिए। जो मेथड था प्रोपोर्शनल, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन वाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कैसे थी? पार्शली इलेक्टेड थी, और कुछ थी पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो अभी आप लिख सकते हैं कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो किस प्रकार से इलेक्टेड हुए थे, या किस प्रकार से कितने नॉमिनेटेड हुए। तो उसमें यहाँ पे आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो, अगर उसमें विकल्प दिया हो कि ये पार्शली नॉमिनेटेड इलेक्टेड बॉडी थी, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बॉडी थी, ठीक है। अगर आप इलेक्शन की ओर आप चलोगे, तो इलेक्शन की ओर आपको देखोगे, जो इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे जो इलेक्शन होते हैं, कब होते हैं इलेक्शन? इलेक्शन जो होते हैं, वो हो रहे हैं जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में चुनाव हो रहे हैं। कहाँ पर? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, प्रोविंसेस। यहाँ पर 296 सीट है, अभी बताया था ना आपको, 296 सीट्स हैं यहाँ पर। जहाँ पर जब चुनाव होते हैं, तो 208 उन कांग्रेस जीतती है, ठीक है। इसके अलावा 73 कौन जीतती है? मुस्लिम लीग। और इसके अलावा 15 हैं, जो 15 सीट्स जो बची हैं, वो कुछ स्मॉल ग्रुप्स से हैं और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, वो सारे जीतते हैं। बट यहाँ पर अभी एक जो बताया था आपको कि प्रिंसली स्टेट थे, जो प्रिंसली सीट्स थी, ठीक है, प्रिंसली सीट्स थी जो 93, ये क्यों फिल नहीं हो पाई, ये क्यों नहीं भर पाई? तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली से अपने आप को अलग रखा, उसमें शामिल नहीं हुए। तो यहाँ पर नेहरू जी ने बोला कि हम जब एक फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आउटसाइडर है जो वो इंटरफेरेंस कर सकेगा, है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, वो बेसिकली सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो लोग आउटसाइडर्स हैं, लाइक अंग्रेज हैं, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा इसमें, है ना। तो ये बात क्या हुआ कि हमारे जो मुस्लिम लीग वाले थे, हमारे काहे को हुए, वो पराए थे, तो वो मुस्लिम लीग थे,
तो उनको ये बात जमी नहीं। तो उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया। क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया, है ना? और फिर उसमें वो शामिल नहीं हुए। अब इसके बारे में थोड़ी-सी आगे बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, फिर आगे क्या होता है कि अब तुम्हारा तुम चलेगा, ठीक है, चले जाओ, हमें कोई बात नहीं है। हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। बड़ी मुश्किल से तो हमें आज़ादी मिल रही है अंग्रेज़ों से। अब हमें अपने में आपस में लड़-झगड़ के काम नहीं करना है। तो हम अपना क्या करेंगे, फर्स्ट सेशन प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट सेशन प्रारंभ जब होगा, हमारा कब होगा? 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन होता है ना? जहाँ पर कितने मेंबर्स आते हैं? 211 मेंबर्स आते हैं, ठीक है? जिसमें कि 73 मुस्लिम लीग चले गए, ठीक है? कोई बात नहीं। अब जब फर्स्ट सेशन होता है, 211 लोग आ गए हैं, तो अब बात आती है कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? अब अभी प्रेसिडेंट के लिए कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट तो होना चाहिए ना? तो एक जो सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर्स थे, वो थे कौन? यहाँ पर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे और ये कहाँ की ऐसी परंपरा चल रही थी पहले, ये फ्रेंच यानी कि फ्रांस में ऐसी परंपरा चल रही थी, उसको ही फॉलो किया हुआ था हमारे इंडियंस जो मेंबर्स थे उन लोगों ने, ठीक है? जो भारतीय नेता थे, उन लोगों ने इसको फॉलो किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया हुआ था, तत्कालीन कुछ समय के लिए, ठीक है? बाद में क्या हुआ कि परमानेंट प्रेसिडेंट को चुना गया, तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने? हम जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ये बाद में हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बने, ठीक है? अब बाद में आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट 2 लोग थे, यानी कि जो कुल मिला के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो 2 लोग थे, यानी कि 2 लोगों का चुनाव हुआ था उसके लिए। तो एक थे एससी मुखर्जी, एससी मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है? तो ये लोग थे, आप अभी देख लीजिए फर्स्ट सेशन, अंतरिम प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये फैक्ट हैं, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, मतलब पेपर के दौरान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है? तो अभी आपको पढ़ा होगा आपने, जो मैंने अभी बताया था कि एक अर्ली ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो उसके दौरान क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी तो था कि हम ये चीज़ होनी, उसमें कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने तैयार किया होगा, कुछ अर्ली ड्राफ्ट में दिया होगा। तो उसी एक प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव ही था एक प्रकार से। तो ये कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है? जब इसको प्रेज़ेंट किया गया तो किसने किया था प्रेज़ेंट? उनका नाम इम्पोर्टेंट है, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इसको प्रेज़ेंट किया हुआ था। इसको उद्देश्य प्रस्ताव को, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन था, उसको जो पेश किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ था, ठीक है? इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था। किस तारीख को किया गया था? वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को, फाइनली एडॉप्ट कर लिया गया इसको। ठीक, अब ये था क्या, है ना? यहाँ पर अगर आप जानोगे ना, तो एक फ़िलॉसफ़ी बता रहा था, किसकी? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्या-क्या चाहिए, उसके फंडामेंटल्स क्या था, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब कुछ कौन बता रहा है? एक ऑब्जेक्टिव बता रहा है, उसका जो रिलीजन, प्रस्ताव, उद्देश्य, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या-क्या फ़िलॉसफ़ी हो सकती है, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया था इसमें, है ना? तो इसमें क्या-क्या कहा गया था? तो फर्स्ट जो वर्ड आता है, इंडिया। इसमें बोला कि इंडिया जो होगा एक सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री होगा। क्या होगा? सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री होगा। सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री होगा, है ना? इसके अलावा जो पावर है, अथॉरिटी है और इंडिपेंडेंस है, ये सारा कुछ जो इंडिया को कहाँ से मिलेगा? है ना? यानी कि जो इंडिया, जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, है ना? तो वो सब कहाँ से मिलेंगे? उनको शक्तियाँ कहाँ से मिलेगी? कौन देगा उनको शक्तियाँ? तो ये सबको जो शक्तियाँ मिलेंगी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑफ़िस को, वो सब कहाँ से मिलेगी? पीपल से, है ना? तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल पावर पावर एंड अथॉरिटी
अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया बेसिकली derived फ्रॉम दी पीपल। अभी आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर एक आ जाएगा हम भारत के लोग, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना है कि हम भारत के लोग हैं क्या, वहां पर हम आपको समझाएंगे थोड़ी सा डिटेल में, ठीक है। क्योंकि अभी देखो मैं कई चीजें बता नहीं पा रहा होता हूँ, क्योंकि देखो हर क्लास का एक फिक्स है, यहाँ से आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बाद आगे जाके नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपको आगे तो पढ़ना ही है ना सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको बोलते हैं कि जो ड्राइव्ड फ्रॉम पीपल, इसके अलावा क्या है, कुछ गारंटी देते हैं। किस चीज़ की गारंटी देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको गारंटी मिलेगी, किस चीज़ की, जस्टिस, जस्टिस मिलेगा आपको कहाँ से, कौन कौन से जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यहाँ पर आपको इसके अलावा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर ऑफ द लॉ, इन सब के बारे में आपको फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एप्लीकेशन, एसोसिएशन, इन सब के बारे में आपको अभी आगे भी पढ़ना है। ये एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव रिलेशन है, और जो बाद में प्रस्तावना बनती है, अभी प्रस्तावना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर इस सब चीज़ के बारे में जानकारी मिली जाएगी। अब आता है एक सबसे बात, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, आखिर ये है क्या। तो एक इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होता है। कौन सा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये कहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, संविधान सभा में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो मेजरली जो 3 चेंजेस हैं, 3 प्रकार के चेंजेस किए जा रहे हैं यहाँ पे, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से आखिरी चेंजेस हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कि जो असेंबली है, यानी कि जो सभा है, यानी संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये क्या होगी, फुली सॉवरेन बॉडी होगी, है ना, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, यहाँ की ब्रिटिशर्स का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपके पहले, आप हमको गुलाम बनाए हुए थे, मतलब हम आपके अधीन थे, अभी आप में इसमें हस्तक्षेप होगा, तो नहीं होगा। कुल मिला के इंडिपेंडेंस एक्ट में पारित कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो किसी प्रकार का भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी, वो किसी भी प्रकार का। इसमें ऐसा भी हो सकता था कि जो पुराने लॉ थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था इंडिया को लेकर, है ना, उनको भी वो रद्द कर सकती थी, उनको बदल सकती थी, उनको समाप्त कर सकती थी, है ना, कुल मिला के, और नए कानून भी बना सकती थी। ये सब और सब पावर किसको दे दी गई, असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी गई थी। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कि असेंबली को फुली सॉवरेन बॉडी बनाया गया था, सॉवरेन बॉडी बनाया गया था, ठीक है। अब सेकंड जो पॉइंट है कि असेंबली है जो, अब असेंबली तो एक काम नहीं था ना असेंबली का, असेंबली के बेसिकली 2 काम थे। अब 2 काम कौन कौन से थे, फर्स्टली असेंबली का काम था कि जो हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, ठीक है। और जब इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी, तब तक क्या होगी, एक संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी, एक असेंबली के रूप में कार्य करेगी, यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो पहला काम जो हो गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा है, उसके लिए डिस्कशन हो रहा है, तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। इनको प्रिसाइड कौन कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद। वहीं जब लेजिस्लेटिव बॉडी, अब लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब ये है कि जैसे कई सारे छोटे छोटे लॉ हैं, उनको लो लागू करेगी ना, कि ऐसा तो नहीं होगी कि सीधे सीधे तौर पे ब्रिटिश एकदम से चलेगा यहाँ से, और यहाँ पे कोई भी काम ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कानून होंगे, उनका निर्माण भी तो करेगी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी ये। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम कर रही है, तब इनके अध्यक्ष कौन हो रहे हैं, प्रिसाइड कौन हो रहा है ना, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है। अब वहीं थर्ड नंबर का हमारा जो आता है कि अब देखो पाकिस्तान से अलग होते पाकिस्तान बना दिया गया इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा,
जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जो सीट्स थी अब वो दो हिस्सों में बट गई, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। तो फर्स्टली देखो 389 सीट्स थी, ठीक है। जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो 299 सीट्स बची, ठीक है। अब जब 299 सीट्स बची तो अब 296 सीट्स ब्रिटिश प्रोविंस की थी, 296 ब्रिटिश प्रोविंस में से अब 229 बची भारत के अंदर, ठीक है। और वहीं प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो 93 थी, अब 70 कहाँ पे बची, भारत में बची, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमारा भारत दो देशों में बट चुका था, एक भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सिर्फ कुछ ही काम किए हुए हैं, कुछ काम और किए हुए थे। जो काम किए हैं उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट जो आता है मई 1949 में कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में है ना, इंडिया की मेंबरशिप को की कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाइड करता है, मेंबरशिप को रेटिफाइड किया जाता है, रेटिफाइड किया जा रहा है, ठीक है। उसको सत्यापित किया जा रहा है कि हम अभी भी कॉमनवेल्थ में हम मेंबर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के ब्रिटिश के अलग होने के बाद या ब्रिटिश के छोड़ जाने के बाद इंडिया की मेंबरशिप नहीं होगी, और जिसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी हम उनके अधीन हैं, हम एक स्वतंत्र देश के रूप में उसके सदस्य हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो कुछ डेट्स आपको याद रखनी है, जैसे 22 जुलाई 1947। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि नेशनल फ्लैग को कब, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा था उसको कब अडॉप्ट किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। तो अडॉप्टेड दी नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। सेकंड जो आता है वो आता है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को बहुत सारे काम हुए थे। अब बहुत सारे इन द सेंस कि सबसे पहले यहाँ पर नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। तो अडॉप्टेड नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम क्या है, अगर ये नहीं पता आपको ना तो मतलब गड़बड़ ही है। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। सेकेंड जो है इसी तारीख को नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था। अब नेशनल एंथम किसने रिटर्न किया हुआ था, नेशनल सॉन्ग किसने रिटर्न किया हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सा आप कमेंट में बताएं, तब तो हमें पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को देखा हुआ है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही, अब डेट क्यों लिखते हैं इसको, तो 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इलेक्ट किया गया, ठीक है। और इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही हमारा अंतिम सेशन यानी कि फाइनल सेशन होता है इसका संविधान सभा का, फाइनल सेशन के रूप में, ठीक है। अगर हम देखें तो अभी तक हुआ क्या क्या है, टोटल अगर देखा जाए तो अभी हमने जिसके बारे में बातचीत की हुई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो टोटल अभी जो तक हुआ है तो 2 साल, अभी हमने जितना पढ़ लिया ना, ये सब कितने साल में हो रहा है, 2 साल में, 11 महीने में, 11 मंथ और 18 दिनों में, 18 दिनों में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। इस दौरान 2 साल 11 महीने 18 दिनों में, अगर आप कहोगे कि हमारी क्लासेस तो लंबी हो रही हैं, 20 दिन क्यों चलेंगी, 22 दिन क्यों चलेंगी, तो भाई आपको ये सोचना चाहिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हुए हैं, तो कम से कम इतना तो समय आप दे ही सकते हो ना। इतना 20 दिन का समय पढ़ने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए, अब उसको याद करने के लिए कम से कम कुछ दिनों तो देने पड़ेंगे, तब तो आप एग्जाम में अच्छे पढ़ोगे। अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आपके पॉलिटी से आ रहे हैं, डायरेक्टली आपको आ रहे हैं, और आपको एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, सारे एग्जाम की तैयारी करनी है ना जो एसएससी में करवा रही है, इसके अलावा यूपी पुलिस और भी जो भी एग्जाम है उन सब के लिए, तो वही आपको एक पॉलिटी तो अच्छे से रखनी होगी ना। अब जैसे यूपीएसआई का भी आएगा तो वहाँ पर पॉलिटी तो अच्छी खासी पूछी जा रही है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि पॉलिटी में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिनों की पॉलिटी को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप सिर्फ 22 दिनों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर 11 सेशन
11 सेशन हो रहे हैं, ठीक है? और इस दौरान जो है लगभग 60 कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अध्ययन किया गया था, ठीक है? और इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पर लगभग 114 दिनों तक विचार किया गया और उस पे जो खर्चा आया लगभग वो 64 लाख रुपए का खर्चा आया टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कितने का? 64 लाख रुपए का, ठीक है? तो 64 लाख रुपए का खर्चा आता है इसमें। फाइनली जो है हमारी जो है 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो प्रोविजनल पार्लियामेंट है, उसका गठन हो जाता है और उसके रूप में वो कार्य करने लगती है 26 जनवरी 1950 को। और बाद में 1951-52 में चुनाव होता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, जिसके बाद हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है, उसका गठन होता है। न्यू पार्लियामेंट का गठन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा 26 जनवरी 1950 को? प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट का गठन होता है। बाद में कुछ हमें थोड़ी-सा और फैक्ट्स की जान लेना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस थे, उनके बारे में जान लीजिए। फर्स्ट सेशन जो है, फर्स्ट सेशन कब से कब होता है? 9 से 23 दिसंबर 1946 के मध्य तक चलता है। तो 9 दिसंबर के बारे में आपको पढ़ा था। सेकंड जो सेशन होता है 20 से लेकर 25 जनवरी तक 1947 में। इसके अलावा थर्ड सेशन है जो, वो 28 अप्रैल को से लेकर 2 मई 1947 तक चलता है। और फिर इसके अलावा 10th सेशन जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी-सा, 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चलता है 1949 में। इसके अलावा हमारा जो लास्ट सेशन है, 11th सेशन 14 से 26 नवंबर तक चलता है। और 26 नवंबर 1949 हमारी डेट इम्पोर्टेंट है। अभी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे कि 26 नवंबर 1949 क्यों डेट इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा एक क्वेश्चन सबसे वाला कि जो कमेटीज़ हैं, कई सारी कमेटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही समिति द्वारा काम कर जा सकता है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है तो उसी ने पूरा काम कर लिया, उसने तो सिर्फ ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था। अभी थोड़ी सी बार उसमें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आती है यूनियन पावर कमेटी, संघीय शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर हाँ, एक और बता देता हूँ, कमेटी दो प्रकार की थी। एक थी मेजर कमेटी और दूसरी थी माइनर कमेटी। तो मेजर कमेटी में जो थे, अब मेजर कमेटी कितनी थी? तो टोटल 8 थी और माइनर कमेटी लगभग 13 थी। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, माइनर कमेटी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, मेजर कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोट्स चाहते हो कि नोट्स प्रोवाइड कर दो मेजर और माइनर कमेटी या किसी भी चीज़ के, तो आप हमें बता दें कमेंट में, है ना? वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे एज अ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है? तो क्या है, यूनियन पावर कमेटी है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको प्रिसाइड किसने किया हुआ था? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख थे। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसमें कौन प्रमुख थे? तो इसके भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। बाद में आता है एक प्रोविंशियल कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति। इसमें कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल ने इसको प्रिसाइड किया हुआ था। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सबसे प्रसिद्ध, फेमस या कहें कि इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी इसके प्रमुख थे। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज जो थे, तो इसके जो प्रमुख थे वो थे सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी, ठीक है। बाद में कुछ और कमेटी आती हैं, जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो इसको किसने प्रोसाइड किया हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और स्टेट्स कमेटी जो थी, राज्यों के लिए जो प्रमुख कमेटी थी, तो इसको भी किसने प्रिसाइड किया हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ही। और स्टीयरिंग कमेटी थी, जो संचालन समिति थी, इसके भी प्रमुख कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही प्रमुख थे। राजेंद्र प्रसाद।
अब जो कुछ कमेटी थी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये मैंने एक कमेटी छोड़ दी और इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट में बता दें, मैं उनको पिन भी कर दूँगा एक साथ में, ठीक है? बाकी कमेंट में आप बताएँ कि क्लास कैसी लग रही है आपको? तो उसके बारे में बताएँ, कुछ सुधार करना हो तो वो बता सकते हैं, नई क्लासेस हैं, कुछ आपको चाहिए हो तो वो आप सब कुछ कमेंट्स में बता सकते हैं। अब हम करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में चर्चा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी? तो जो सेटअप हुई थी तो 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई। इसमें टोटल जो थे वो 7 मेंबर्स थे। कितने? 7 मेंबर्स थे। अब 7 मेंबर्स में कौन-कौन थे? तो पहले आते हैं हमारे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, जो इसके चेयरमैन थे। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है? इसके चेयरमैन थे। सेकंड जो आते हैं वो आते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगार। मैं इतना धीमा क्यों लिख रहा हूँ? एक अगर दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा हो तो राइटिंग की वजह से धीमा लिख रहा हूँ, ठीक है? थर्ड आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। स्वामी अय्यर। और फोर्थ नंबर पे जो आता है डॉक्टर के एम मुंशी। के एम मुंशी। फिफ्थ नंबर पे जो आता है सैयद मोहम्मद शहादतुल्लाह। सैयद मोहम्मद साद। इसके अलावा आते हैं एन माधवन राव। एन माधव राव। माधव राव। बाद में इन्होंने क्या हुआ था कि रिजाइन कर दिया गया था। क्यों रिजाइन कर दिया था? ड्यू टू हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो इनकी जगह पे आ गए थे बी एल मित्र। बी एल मित्र एन माधव राव की जगह पे। और जो 7 नंबर पे थे वो थे टी टी कृष्णाचारी। कृष्णाचारी। तो इन्होंने भी रिप्लेस करके इनकी जगह पे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, 1948 में, तो इनकी जगह पे जो थे वो डीपी खेतान आ गए थे। डीपी खेतान मेंबर्स उनके आ गए थे, ठीक है? इनको फिलअप करने के लिए इनकी जगह पर आ गए थे, ठीक है? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो इन्होंने क्या किया था कि अपने ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो कब प्रस्तुत किया हुआ था? तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो पब्लिश किया हुआ था वो 21 फरवरी 1948 को पब्लिश किया, ठीक है? 8 महीने के समय बाद, 8 मंथ का जो टाइम दिया, क्यों टाइम दिया कि देखो 8 मंथ के समय के बाद, 8 मंथ के समय के बाद भारत के लोगों को सौंप दिया, जो लोग उस टाइम पे जानने वाले लोग थे, कि आप इस पे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या-क्या सुधार करने चाहिए, क्या ऐड करनी चाहिए, तो कुछ सजेशंस दे सकते हो। तो फर्स्टली 8 मंथ के लिए रख दिया, पीपल ऑफ इंडिया के लिए। और पीपल ऑफ इंडिया वही जो लोग जानने पढ़ने वाले हैं। उस टाइम पे इतनी बड़ी जनसंख्या तो कोई रहती नहीं, जो पढ़ना जान रही हो, समझना रही हो। बट हाँ, जो वहाँ के मेंबर्स थे उन लोगों ने ट्राई किया कि हम आपको बताएँ, ठीक है? तो बता दिया कि आप इसमें क्रिटिसिज़्म दे सकते हो, अपने पब्लिक कमेंट्स दे सकते हो, कुछ सजेशंस हों, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है? सेकंड जो ड्राफ्ट है, फिर वो अक्टूबर 1948 में तैयार हुआ। सेकंड ड्राफ्ट तैयार हुआ कब? अक्टूबर 1948 में। अब तैयार हुआ अक्टूबर 1948 में, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हुआ कि असेंबली के सामने रखा, फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके अम्बेडकर जी ने। जब तो अब बात आती है कि कुछ ना कुछ तो इस पे विचार होना चाहिए अब। तो असेंबली में सामने रखा ड्राफ्ट तैयार करने के बाद, तो उसमें विचार चलना स्टार्ट हुआ। तो फाइनल ड्राफ्ट रखा कब? फाइनल ड्राफ्ट रखा 4 नवंबर 1948 को। तो इसकी प्रथम रीडिंग प्रारंभ होना स्टार्ट हुई, कि फर्स्ट रीडिंग हुई 4 नवंबर 1948 को। फर्स्ट रीडिंग आरंभ होती है। तो अब यहाँ पर आरंभ होते-होते कुछ समय तक
टाइम लगा। और कब तक चला ये? 9 नवंबर 1948 तक फर्स्ट रीडिंग चलती है। मतलब इतने दिन तक जनरल डिस्कशन होता रहता है। बाद में क्या होता है, सेकंड रीडिंग प्रारंभ होती है। सेकंड जब रीडिंग प्रारंभ होती है तो 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ होती है। थोड़ी और टाइम तक ये चलती है, लगभग 17 अक्टूबर 1949 तक। बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हो रहा था सेकंड रीडिंग में, इतना टाइम क्यों लग गया? इतना टाइम इसलिए लगा कि क्लॉज बाय क्लॉज इसका डिस्कशन हो रहा था, है ना? क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन चल रहा है, कंसिडरेशन चल रहा है। तो इस दौरान क्या हुआ, लगभग 7,653 अमेंडमेंट आए, जिस पर लगभग 2,473 पर ही चर्चा हुई, है ना? कि डिस्कशन हुआ कि हम इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। आफ्टर डेट क्या होता है कि थर्ड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग हो रही है। जब थर्ड रीडिंग होगी तो कब स्टार्ट होती है? 14 नवंबर को स्टार्ट होती है 1949 को, और 26 नवंबर 1949 तक के लिए, मतलब जिस दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता उस दिन तक। तो 26 जनवरी 1949 तक चलती है। फाइनली अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बाय द पार्ट, यानी कि फाइनली ये पास हो जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को ये पारित कर दिया गया। और इस दिन के दौरान 299 जो मेंबर्स थे, इनमें से लगभग 284 लोगों ने इस पर सिग्नेचर किए, ठीक है। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। जब 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जाता है, तो अब इस दौरान क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको तुरंत का तुरंत लागू कर दिया गया। अब तुरंत का तुरंत लागू करने की वजह ये थी कि देखो, अब ऐसा तो है नहीं था कि हम वेट कर सकते थे थोड़ी-सा, और जब पूरे संविधान को जो लागू करना था उसके लिए वेट करना पड़ता था थोड़ी-सा। 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया गया। उसकी वजह से 26 जनवरी को हमने क्यों मनाना, मतलब 26 जनवरी को एज़ अ डेट याद रखना था ना, है ना? क्योंकि हमने एक संकल्प लिया हुआ था कहीं पे, ठीक है? अब संकल्प कहाँ पे लिया हुआ था वो कमेंट में बताना है, मैं तो आपको बता दूँगा, बट हाँ, मैं नहीं बताऊँगा अभी। वो क्योंकि इंडियन हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो, है ना? और वो पार्ट आपको लाहौर अधिवेशन से ही पता चल जाना चाहिए। अब बाकी हमने याद दिलवा दिया आपको, ठीक है? तो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविज़न लागू किए गए, तो जैसे कि सिटीज़नशिप को लागू कर दिया गया। इलेक्शन के जो प्रोविज़न्स थे उनको लागू कर दिया गया। इलेक्शंस को, और इसके अलावा प्रोविजनल पार्लियामेंट का गठन किया गया। प्रोविजनल पार्लियामेंट का गठन कर दिया गया। अब इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन गठन हुआ तो इसमें क्या-क्या था इस बेसिकली? तो फर्स्टली इसमें 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स और एट 8 शेड्यूल में इसको विभक्त किया गया था, ठीक है? और इसमें जो थे वो 22 भाग थे, 22 पार्ट्स। बाद में क्या हुआ कि अब इसमें, अब वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे हाँ, इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो कौन से थे? 5, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाले आर्टिकल्स लागू किए थे, ध्यान रखना। अब इन आर्टिकल्स को हम सिर्फ इसमें पढ़ेंगे, कौन सा 5, 6 को पढ़ेंगे, 7, 8, 9 को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जब बजाय हम आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है? जब हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे तब 60, 324, 366, 367, आर्टिकल 367, 379, 380, हालाँकि इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल्स तो इम्पोर्टेंट है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि इस दिन तारीख को कौन-कौन से लागू किए गए थे। बस इतना याद रखना है आपको, सिटीज़नशिप, इलेक्शन, प्रोविज़नल पार्लियामेंट, ये सब आपको 26 नवंबर 1949 को कुछ कुछ जो आर्टिकल्स थे उनको लागू कर दिया गया था। बाद में जो फुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जो अभी मना के ही फुर्सत हुए हैं कुछ दिनों पहले, ठीक है? अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ी-सा जान लेंगे हम। सबसे पहले क्या है, एक सिंबल, सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? अब सिंबल रखा गया था, कुछ ना कुछ सिंबल तो रखा ही गया होगा। तो इसका जो सिंबल रखा गया था वो रखा गया था एलिफेंट, एलिफेंट। फिर सेकंड जो आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, यानी कि लीगल एडवाइज़र कौन था इनका? तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग भीमराव अम्बेडकर लगा देते हैं। भीमराव अम्बेडकर नहीं है, इसमें वी.एन. राव हैं, वी.एन. राव, ठीक है? लीगल एडवाइज़र के तौर पे। अब इसी प्रकार से आता है सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्रेटरी कौन था?
है ना। तो इसमें थे HVR एंगर, एंगार। ज जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, कौन थे चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन के इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो थे एसएन मुखर्जी, एसएन मुखर्जी, ठीक है। इसके अलावा कैलीग्राफर कौन था? कैलीग्राफर, तो कैलीग्राफर के नाम जरूर याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। और इन्होंने स्टाइल, इसको जो हैंड राइटिंग किया हुआ था वो किस शैली में? इटालिक स्टाइल में लिखा हुआ था, इटालिक स्टाइल में इसको लिखा हुआ था, इटालिक स्टाइल में। अब जो ओरिजिनल वर्जन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल वर्जन है, मैं उसकी फोटो लगाना भूल गया, यहाँ पे मुझे फोटो लगानी चाहिए थी, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल वर्जन है, उसको डेकोरेट किसने किया हुआ था, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया था कि डेकोरेट कैसे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो कहाँ से थे? शांति निकेतन से थे, शांति निकेतन से थे आर्टिस्ट, जो सारे के सारे डेकोरेटेड किया गया था। इसमें कौन थे? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, एंड इनके नाम जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये तो कई बार पूछ चुका है, नंदलाल स्पेशली डेकोरेटेड किसने किया हुआ, तो नंदलाल बोस का तो नाम आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लोगे कि नंदलाल बोस जी का, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदलाल बोस स्पेशली। और व्यूहर, अब ये हो सकता है कि दोनों के नाम पूछ लें, तो आपको दोनों के नाम याद होना चाहिए, राम मनोहर सिन्हा। खैर, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हमारा दूसरा लेक्चर होगा, जो दूसरा लेक्चर होगा फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। वो हमारा होगा अगली तारीख, यानी कि एक दिन छोड़ के, तो 2 तारीख छोड़ के 3 तारीख को आपको 8 बजे इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक आपने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ जाएं कि यूट्यूब में आपको सारा का सारा लेक्चर मिलेगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेंगे। पीवाई के प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो हो सकता है आपकी कुछ शिकायतें हों, तो आप हो सकता है चैनल को ज्वाइन ना करें। तो पीवाई की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएंगी, धीरे धीरे करवाई जाएंगी। मेरा प्लान ये है कि हम जल्द से जल्द एक वेबसाइट लॉन्च करें और वेबसाइट्स में आपको सारा का सारा डेटा मिले, जहाँ पे आपको सारे के सारे एक साथ में क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस वो भी फ्री में ही देंगे, कोई पैसा नहीं उसका चार्ज किया जाएगा। हाँ, अगर आप अभी सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ध्यान से कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और जुड़े रहें हमारे साथ।